दोस्तों, अपराधी अपने काम को कितने भी सातिराना तरीके से अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन वह कोई ना कोई गलती ज़रूर छोड़ जाता है और उसी गलती की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी होता है, अपराध करने से पहले वह कई बार अपने प्लान को नकाब जामा पहनाता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए एक बार ज़रूर गलती कर बैठता है और उसी की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आती सुनने के बाद तो कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और ठीक उसी में ही वजीराबाद भी पड़ता है, जिसको आजकल लोग सिवान के नाम से भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 24 फरवरी का ही। अब रात का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, तभी एक एक्सप्रेस जो होता है अब इधर मलिहाबाद के रेलवे स्टेशन के अब करीब पहुंचने वाला होता है। तभी उसी स्टेशन का जो मालिक होता है मौके पर उसकी नज़र जाकर रेलवे ट्रैक पर पड़ जाता है और देखता कि उसी ट्रक पर एक युवती की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। अब स्टेशन का जो मास्टर होता है मौके पर उतर जाता, उतरने के बाद इसकी जो सूचना होता है पास ही अब रेलवे कंट्रोल रूम में दे देता है। वहाँ के अधिकारी खबर पाते हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीर लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब मलिहाबाद के ही अब थाने में दे देते हैं और इसकी खबर जाकर वहाँ के इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा को लग जाता है। वह भी अपने दल पर टीम को लेते हैं और बड़े अधिकारी को भी सूचना भेजवा देते हैं, डीएसपी को दे देते हैं, एसपी को देते हैं और साथ में वहाँ के थाना प्रभारी को दे देते हैं। सभी लोग खबर पाते चंद मिनट में इकट्ठा होते। लगभग आधे घंटे के बाद जो होता है ठीक वही मलिहाबाद से ही कुछ दूर पर जो स्टेशन पड़ता है वहीं पास पहुँचते हैं। देखते हैं कि मौके पर स्टेशन के लोगों का वहाँ जमावड़ा लग चुका है और देखकर समझ जाते हैं। और जैसे रेलवे ट्रैक करीब पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद जो होता है उसी वक्त डेड बॉडी के करीब निरीक्षण करते हैं। देखते हैं कि डेड बॉडी का जो हालत है काफ़ी बुरी तरह हो चुका है। ऐसा लग रहा है किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर डेड बॉडी को लाकर इसी रेलवे पटरी पर अब लिटा दिया है। उसका अलग ही मकसद हो सकता है कि ये बस हत्या कर आत्महत्या दिखाया जाए या तो एक्सीडेंटल दिखाया जाए। थाना इंस्पेक्टर इधर सियाराम वर्मा भी यही सोचने लग जाते हैं कि बस इन सब का यही मकसद ही होगा। हत्यारा तो कोई और है, लेकिन हत्या तो कहीं और किया गया है। बॉडी को लाकर इसी रेलवे ट्रैक पर अब डंप किया गया है, जिसकी उम्र देखने में वही 24 साल के आसपास होता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने में वहाँ जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो देख कर पहचान लेता है, कहने लग जाता है कि अरे ये तो हमारे इलाके की जानी मानी औरत अब नूरी है, जिसका अपना ही मूल निवास वजीरागंज में है। और पुलिस जैसे इस चीज़ की जानकारी पाती है, अब इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त रात के लगभग 4 बजे के आसपास टाइम होता है। अब जाकर नूरी के अपने पिता मोहम्मद असलम को भिजवा देते हैं। अब मोहम्मद असलम जैसे ही खबर पाते हैं तो अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेने के बाद रेलवे ट्रैक पर ही पहुंचते हैं और अपनी बच्ची नूरी को देखते हैं। वहीं पर दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला बढ़ते हैं और पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर आनंद फानन में अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और इधर पुलिस की जो टीम होती है मोहम्मद असलम से कुछ पूछताछ करती है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इसकी छानबीन करने के लिए अब इधर सुबह का जब टाइम हो जाता है तो मोहम्मद असलम को दोबारा थाने बुलाया जाता है। अब उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है कि आखिर आपकी बेटी जो नूरी है उसके साथ कोई क्या ऐसा कर सकता है या किसी का उसके साथ पुरानी जानी दुश्मन है। तो इधर मोहम्मद असलम करने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो बच्ची है नूरी ऑलरेडी शादीशुदा है
उसका अपना पति भी है सुल्तान, लेकिन हाँ इस इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति भी है। उसका तो हमेशा जेल में ही आना जाना जैसे लगता है उसका अपना पुराना रिश्तेदारी है। आखिर हमें भी नहीं लग रहा कि हमारी बेटी का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अब इधर मोहम्मद असलम पुलिस के सामने अपना संकट का नाम का जाहिर नहीं कर पाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब नूरी का मोबाइल नंबर ले लेती है, और जब नंबर ले लेती है तो उसके घटना का स्थल का ही लोकेशन भी देखा जाता है और दोनों देखा जाता है। तो पुलिस के सामने अब उसमें एक अनजान नंबर निकल के आ जाता है। एक अनजान नंबर पता चलता है वह सब्बू का है, और जब पुलिस की टीम उस सब्बू के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता सब्बू का जो नंबर होता है अब मौके पर इधर सुल्तान का ही अपना जीजा होता है। और पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, और लेने के बाद जो होता है अब सब्बू के ही कमरे पर पहुंच जाती है। लेकिन सब्बू तो वहां नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उसके कमरे में सब्बू की अपनी पत्नी फूल बानो, जो कि इधर सुल्तान के ही अपनी ही सगी बहन होती है, यानी कि नूरी की अपनी ही ननद होती है। और पुलिस की जो टीम होती है फूल बानो, और बगल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अब इधर जुनेद होता है। पुलिस की टीम दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, और लेने के बाद सबसे पहले उनका मोबाइल नंबर का भी लाल लोकेशन जब देखती है तो पता चलता घटनास्थल पर ही इधर सुल्तान के साथ फूल बानो और जुनेद और साथ में नूरी का भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट दिखाई पड़ रहा था। पुलिस का जो शंका होता है अब उधर जुनेद और फूल बानो पर चला जाता है। पुलिस की टीम थाने में बैठाती है और दोनों से जब पूछताछ करती है थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है तो टूट जाते कहने लग जाते कि साहब हाँ हमने ही अपनी भाभी की जो हत्या होती है अपने ही पति और अपने ही करीबी दोस्त जुनेद और अपने ही शौहर के साथ मिलकर की है। अब इस तरह के मामले की जानकारी पाने पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सुल्तान को भी अपनी कस्टडी में लेने के लिए लग जाती है। काफ़ी मेहनत करती है, लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। और बीतने के बाद पुलिस के मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक रेलवे स्टेशन की जो क्रॉसिंग है वहीं के पास मौके पर खड़ा हुआ है अब सुल्तान। और पुलिस की जो टीम होती है वहीं से जाती है, उसको अपनी कस्टडी में लेती है और जैसे थाने लाती है तो अपनी बहन फूल बानो और साथ में एक करीबी दोस्त होता है जुनेद को जब देखता है तो बड़ी जल्दी अपना जुल्म अपनी ही बेगम का कबूल कर लेता है। और लेकिन जब सच्चाई इधर तीनों को तीनों मिलकर रखते से सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिलसा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना राजधानी है अब लखनऊ, और उसी में ही वजीरागंज पड़ता है, जाना माना इलाका पड़ता है जिसको आज लोग सिवान के नाम से भी जानते पहचानते भी हैं। और ठीक उसी में ही रहने वाली नूरी होती है, अब जिसका असली नाम मौके पर सयाना होता है। लेकिन नूरी जो होती है अपने इलाके की जानी मानी खूबसूरत युवती होती है, लेकिन हाँ सिर्फ थी अपने ही ऊपर निर्भर होती है, किसी के ऊपर जो होता निर्भर नहीं होती है और ना किसी के ऊपर यकीन करती है कोई हमारा काम अपने हिसाब से कर देगा। क्योंकि अगर नूरी भी किसी भी व्यक्ति को बोलती कि हमारा काम आप करके हमें दे दीजिए तो वह व्यक्ति आनाकानी करता है, जिसकी वजह से नूरी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती थी, अपना काम रंग धौक की तरह करती थी। खूबसूरती ही बल उसका जो था काम का एक जरिया बन जाता है। अब नूरी का जो इलाका होता है काफ़ी सशक्तिकरण वाला होता है, काफ़ी घना भी होता है, क्योंकि आसपास जितने भी एरिया होते हैं मौके पर बस स्टैंड अलग होता है थोड़ी दूर पर जो ठीक इधर मलिहाबाद पर जाता है, और साथ में वजीराबाद के ही करीब जो होता है अब जाना माना एक स्टेशन होता है, और उसके दूर पर ही एक जाना माना सरकारी अस्पताल होता है। क्योंकि पूरा जो इलाका होता है रईसगिरी से घिरा होने के नाते जो होता है पूरा उसी समय अब इधर वजीरागंज नाम भी होता है, और उस इलाके की रहने वाली नूरी होती है। और नूरी का अपना अलग रौतबा भी होता है, और रूनी के पीछे जो होता है काफ़ी सारे युवक भी पड़े होते हैं, जिसकी वजह से रूनी का अपने इलाके में रौतबा और बढ़ जाता है। और इसी बीच रूनी का कई लड़कों के साथ करीबी दोस्ती भी हो जाता है। आना जाना उठना बैठना और साथ में अपने काम को निकलवाना एक रूनी का पेशा बन जाता है। और नूरी इस ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अहम बनाने के लिए अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन उसी बीच नूरी की जो मुलाकात होता है मौके पर एक रेस्टोरेंट में जाकर अब सुल्तान के नाम के एक वक्त हो जाता है। लेकिन सुल्तान नाम जैसा होता वैसा सुल्तान नाम का व्यक्ति अब दबंग भी होता, काफ़ी हट्टा कट्टा नौजवान भी होता है। नूरी से उम्र में लगभग 5 साल ही बड़ा होता है, लेकिन नूरी का जो पहला फोकस होता है जाकर सुल्तान के ऊपर हो जाता है। अब सुल्तान जो होता है मौके पर नूरी से इस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाता कि नूरी के मन को सुल्तान भा जाता है। दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं, और दोनों का जब मौके पर मन मिलन होता है तो दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में बढ़ जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे होटलों में, पार्कों में और साथ में मॉल में घूमना फिरना चल जाता है, और दोनों के बीच
संबंध भी बदल जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है बार बार जब चलने लग जाता है, नूरी को एहसास होता है कि आखिर यह सिलसिला जो होता है कब तक चलेगा, हमें भी दोनों को मिलकर अब निगाह करने लेना चाहिए। अब नूरी जाकर सुल्तान के सामने निगाह की जब बात रखती है तो इधर सुल्तान तुरंत ही हामी भर लेता है और नूरी को जो होता है अपनी बेगम बनाने के लिए अपने परिवार वालों से जब बात करता है तो इधर सुल्तान के पूरे परिवार वाले अब नूरी के लिए खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन सुल्तान ठहरा नूरी के प्यार में, खूबसूरती के प्यार में पागल, जिसकी वजह से अब नूरी से निकाह करने के लिए अपने घर से ही बगावत कर बैठता है और जाकर एक मस्जिद में तौर तरीके से एक मौलवी के सामने ही अब निकाह कर लेता है और अपनी बेगम बनाकर ठीक अपने ही घर में दबंगगिरी दिखाते हुए दाखिल हो जाता है और अपनी ही बेगम को अब अपने शौहर का दर्जा दिलाते हुए घर में रख लेता है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतती है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी बीतते बीतते दोनों को भी एहसास हो जाता है कि हमने जो किया ज़िंदगी में बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपना शौहर बनाकर ज़िंदगी साथ निभाने के लिए किया। लेकिन वक्त दर जब बीतने लग जाता है नूरी के मन में अब शंका भी होने लग जाता, क्योंकि जब कभी भी शाम का जब टाइम होता है तो इसका जो होता है सुल्तान का कभी आने जाने का कोई लिमिट नहीं होता है। कभी रात को 9 बज जाता, कभी 12, कभी रात भर अब सुल्तान गायब भी रहा करते थे। नूरी यही सब जानने के लिए हर वक्त जब सवाल जवाब सुल्तान से करती, सुल्तान के अड़ंगे बढ़ जाते। अब नूरी को बड़ा ही शंका होने लग जाता, आखिर क्या बात है, आजकल हमारे जो शौहर होते हैं उनके नखड़े बढ़ रहे हैं। और इसका कारण अब जान ले कि नूरी जो होती है अब अपने इलाके के रहने वाले कुछ अपनी सहेलियों से संपर्क करती है। और जब संपर्क करती इधर जो होता है सुल्तान के बारे में एक चौंकाने वाली राज निकल के आ जाता है। तो पता चलता है कि सुल्तान सीधा साधा और सम्मान आदमी नहीं है, बल्कि अपने इलाके का जाना माना और दबंग आदमी है। हाँ, उसके कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध है और साथ में अपने इलाके में रैकेट भी चलाने का उसका एक जाना माना गिरोह चल रहा है और उसके कई लोगों के साथ दबंगगिरी की एक पेशकश बनी हुई है। यह बात जब खुद नूरी सुनती है उसके तो पैरों नीचे ज़मीन से खिसक जाती है। और जैसे ही इधर सुल्तान पहुंचता है, घर पूछताछ करती है इन सब के बारे में, सुल्तान जो होता है नूरी के खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से अब घर में आए दिन झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर जो होता सुल्तान का कभी कभी किसी केस के सिलसिले में जेल भी जाना हो जाता था। अब जेल में मौके पर जब इधर सुल्तान बंद पड़ा रहता था तो इसी बीच सुल्तान के घर जो होता सुल्तान का अपना जीजा अब सब्बू और अपनी बहन फूलबानो का भी काफ़ी आना जाना हो जाता है। आने जाने की वजह सब्बू जो होता है जब अपने ही साले को जेल में बंद हुए पड़े देखता तो इधर नूरी की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो होता है एहसानमंद नूरी के साथ दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन फूलबानो जब भी होती थी और इस हरकत को अपने ही शौहर को देखने के बाद उसके मन में शंका होने लग जाता कि बस करो, नूरी जैसी खूबसूरत युवती जो थी हमारे पति को कभी अपने बस में अब कर सकती थी। लेकिन हाँ, था कुछ अलग ही। लेकिन इधर फूलबानो जो होता है अपने पति को जब अपने ही इधर भाभी के साथ करीब जाते हुए नज़रों से भांपती और देखने के बाद उसके मन में शंका यही जन्म ले लेते कि बस करो सब्बो और साथ में हमारे अपनी भाभी के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रहा है। यही सब सच्चाई जानने के लिए हर बार अपने शौहर के पीछे फूलबानो पड़ी भी रहती थी। लेकिन इधर जो होता है एक दिन अनजाने में ही सही, गलती हुआ से ही सही, अब इधर सब्बो जैसे ही मौके पर बाथरूम करके बाहर निकलता तो उसी वक्त नूरी जो होती है एक अपने बाहर निकलती तो अचानक नूरी के जो पैर होते फिरक जाते, सब्बे के ऊपर चली जाती है। लेकिन फूलबानो दोनों को एक ही नज़र से देख लेती है। देखने की वजह से उसका शंका और बढ़ जाता है और वहीं अपनी ही भाभी से नफरत करना अब शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है सब्बो एक जाना माना अपने इलाके का दबंग किस्म का आदमी भी होता है, क्योंकि उसके जो ऊपर होता है हरदोई ज़िले में लगभग 4 मुकदमे दर्ज होते हैं और उस मौके पर वजीराबाद में भी 2 मुकदमे दर्ज होते हैं और एक इलाका और पड़ता है कस्बे के, उसमें भी 2 मुकदमे दर्ज होते हैं। और इधर जो होता है सब्बों की अपनी रौनक अलग होती है। और जब भी इधर जाकर फूलबानो अपने शौहर से कई तरह की पूछताछ करती तो खुद जो होता सब्बो अपनी ही बेगम फूलबानो का पिटाई भी कर दिया करता था। लेकिन इलाके के जाने माने की वजह से इधर जो होता है धीरे धीरे या जो मामला होता है और बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से जब कभी भी फूलबानो अपने भाभी के साथ झगड़े तकरार करती तो इसकी खबर पूरे मोहल्ले में चली जाती। लोग कहते तरह तरह की बातें करते, कारण क्या है, कारण या कोशिश करते, उनको भी पता चल जाता कि हाँ आजकल सब्बो और इधर नूरी के बीच कुछ और ही खिचड़ी पक रहा है, जिसकी वजह से खबर जाकर कभी भी
अब फूलबानो के कानों पहुंच जाती। फूलबानो जब सुनती तो पड़ोसी के कानों की बात सुनकर वह भी अचंभे में पड़ जाते कि आखिर पड़ोसी को कैसे पता चल जाता है हमारे इन घर पारिवारिक कला के बारे में। तो इसी बात को लेकर फूलबानो भी अपने भाभी से ज़्यादातर धैर्य तकरार भी किया करती थी। लेकिन अब जो था इस मामले को फूलबानो दबा कर भी रखना नहीं चाहती थी। वह खुद जेल में पहुंच जाती अपने भाई सुल्तान से मिलने के लिए और अपनी भाभी और अपने शौहर सब्बो के बारे में एक एक बात की जानकारी वह भी देती है, झूठी तौर पर दे देती है, जिसकी वजह से सुल्तान जो था अपनी पत्नी बेगम इधर नूरी के खिलाफ हो जाता और जब भी घर पहुंचता तो नूरी से ही अपने ही बहनोई के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन नूरी वही बात कहती जो उसके मन में था, जो सच्चाई था। लेकिन इधर सुल्तान जो होता सिर्फ अपनी बहन फूलबानो के ऊपर विश्वास कर अपनी ही बेगम की कभी कभी बेरहम तरीके से पिटाई कर दिया करता था। लेकिन फिर मामले में दोबारा जो होता सुल्तान को जेल जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी फूलबानो के ऊपर आ जाती है। घर का पहरा, घर की निगरानी और घर की कामकाज को देखना फूलबानो अपने घर में रहकर अपने ही शौहर पर पाबंदी तो लगाती है। लेकिन जब कभी भी उसकी नज़र पड़ता इधर अपने ही शौहर सब्बू पर तो देखता कि काफ़ी ज़्यादा हंसी ठुठले भाभी और साथ में जीजा में हो रहे हैं। उसके मन में शंका यही बढ़ जाता है और तभी उसी वक्त जो होता है इधर सब्बो बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती। वह सोच लेती है कि जब तक हमारे इस रिश्ते में नूरी नाम की महिला रहेगी तब तक हमारा जो रिश्ता है पूरी तरह से सुख शांति में ना बदलेगा। और तभी जो होता है अपने बातों में कैसे न तैसे कर फूलबानो अपने ही शौहर और सब्बो को उलझा लेती है। तो तरीके से झूठी झूठी बातों में सब्बो को उलझाती है, जिसकी वजह से अब सब्बो जो होता है उसी वक्त अपनी ही पत्नी की बातों में आ जाता है और जुनेद को भी खबर दे देती है जाकर इधर फूलबानो, क्योंकि जुनेद जो होता है इलाके का रहने वाला होता है। एक बाइक रिपेयरिंग का उसका अपना खुद का दुकान होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा परिचय होता है, जिसकी वजह से अब जाकर फूलबानो जुनेद को खबर दे। जुनेद जो होता कुछ पैसे को लालच में आ जाता है और इन्हीं तीनों के प्लान में शामिल हो जाता है और जेल में जाकर अपने प्लान के बारे में जानकारी फूलबानो अब अपने भाई सुल्तान को दे देती है। और जैसे सुल्तान खबर पाता है तो खुद अपने ही बहन का साथ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे जाकर फूलबानो यही बात कह देती है कि तुम्हारी पत्नी जो होती है सारी हरकतों को पार कर चुकी है, अगर रास्ते से हट जाएगी तुम्हारी दूसरा निगाह हम खुद करवा देंगे। और सुल्तान अपने बहन के द्वारा कहे बात पर यकीन कर लेता है और अपने ही बहन के प्लान में शामिल हो जाता है। अब चारों के चारों मिलकर अच्छे समय का इंतजार भी करते हैं और अच्छे समय इनको तब दिखता है जब दिन पड़ता है ठीक इधर अब 24 फरवरी साल 2020 का ही। अब वही दोपहर का जब टाइम होता तो पता चलता है कि इधर खुद सब्बो को ही कि सुल्तान जो होता है जेल से अब पेशी के लिए कचहरी आने वाला है। अब इसकी खबर खुद सब्बू अपनी ही बेगम फूलबानो को दे देता। फूलबानो जब खबर पाती है जाकर इसकी खबर खुद जो होता है सुल्तान की जो बेगम होती है नूरी को दे देती है। कहने लग जाती कि तुम्हें आज पेशी देखने के लिए चलना पड़ेगा और नूरी नहीं समझ पाती है और नूरी तैयार हो जाती है। और जैसे तैयार होती है तो उसी वक्त जो होता फूलबानो जुनेद को खबर कर देता है और जुनेद जो होता है अपनी बाइक पल्सर लेता है और लेने के बाद पहुंच जाता है अब नूरी के घर। अब फूलबानो जो होता है अब नूरी को अपने साथ लेती स्कूटी पर बैठाती है। दूसरी तरफ जो होता है जुनेद और सब्बू बैठ जाते हैं। अब चारों के चारों जो होता है अपनी बाइक और स्कूटी लेकर निकल जाते हैं। अब जब निकल जाते कचहरी पहुंच जाते हैं। कचहरी में पेशी होता है, वहाँ से कैसे न तैसे कर सुल्तान भी इनके साथ हो लेता है। और जब सुल्तान साथ हो लेता है अब वहाँ पर रहकर खुद फूलबानो अपने भाई को सारी प्लान की जानकारी दे देती है, कैसे आज सारे मामलों को रफा दफा करना है। लेकिन वहीं से बाइक पर बैठाने के बाद जो होता है स्कूटी पर लेकर निकल पड़ती है और निकल पड़ने के बाद कुछ दूर चलती है। चलने के बाद जैसे ही रात का 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और फरीदीपुर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं एक झाड़नुमा है, तो वहां पर काफ़ी सारे जो होते हैं लोगों का आना जाना तो बंद है। इन सब का नज़ारे का मंजर देखकर वही मन में ख्याल आते हैं। ख्याल आने के बाद जो होता है अब वहीं जाकर पाँचों के पाँचों एकाएक कर नूरी के ऊपर टूट पड़ते हैं और बेहतर तरीके से एक हथियार से हमला करते हैं, जिसकी वजह से नूरी की हमेशा हमेशा के लिए वही मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पर पाँचों मिलकर यही सोचते हैं इस मामले को हत्या ना दर्शाकर सीधा आत्महत्या एक्सीडेंटल दर्शाया जाए। यही सब सोच साझ कर खुद सब्बो और साथ में फूलबानो नूरी को अपने हथकंडे लेते हैं और लेने के बाद एक रेलवे ट्रक होता है ले जाकर उसी पे सुला देते हैं और वहाँ से स्कूटी और पल्सर बाइक लेकर अब पाँचों के पाँचों सीधा का सीधा अब रुड़की संडीला निकल जाते हैं। और संडीला के लिए जब जाते हैं क्योंकि संडीला जो होता है मौके पर सब्बो का ही अपना मेन
घर होता है। अब संडीला जब निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद इनको यकीन हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से चल पाएगी। लेकिन रात का जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो ट्रेन का मौके पर जो रेलवे कर्मी होता है उसकी नज़र पड़ जाती है और सारा मामला पुलिस के सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर थाने में खुद का खुद रखती है, रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब 5 को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में डाल देती है। और डालने के बाद जो होता है इनके ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल में भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश और साथ में राजेश कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और रिंजू सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।